डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स और किरचॉफ्स लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और किरचॉफ्स लॉज की मदद से हम सर्किट एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। मतलब जो डिफरेंट सर्किट्स हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाए, उनमें कैसे डिफरेंट पॉइंट्स पे वोल्टेजेस निकाले जाएं, डिफरेंट पॉइंट्स पे करंट निकाले जाएं, ये सब चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सर्किट एनालिसिस यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। जिसमें हम नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस, तो किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण, संधि तथा पाश विश्लेषण, इसका अध्ययन हम करेंगे। इन बुक्स को आपको रेफर करना है जो मेरे द्वारा लिखी हुई हैं। इसमें बुक के बारे में दिया हुआ है। ये कुछ अलग दूसरी बुक्स हैं जो कि बीएससी के छात्रों के लिए लिखी हुई हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। सर्किट एनालिसिस यूजिंग किरचॉफ्स लॉज, जिसमें कि हम पहले नोड एनालिसिस हम करेंगे, मतलब नोड विश्लेषण या संधि विश्लेषण, इसमें हिंदी में कहेंगे आप संधि विश्लेषण। संधि विश्लेषण, नोड मीन संधि विश्लेषण। इसमें हम किरचॉफ के करंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, केसीएल, किरचॉफ के धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है कि कोई भी एक बिंदु हम ले लें तो उस पर जितनी धाराएं अंदर आती हैं उतनी ही धाराएं, और जो धाराएं बाहर जाती हैं वो दोनों धाराएं बराबर होती हैं। मतलब अंदर आने वाली धारा और बाहर आने वाली धारा बराबर होती है, या हम यूं कहें कि उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका इस्तेमाल हम इस नोड एनालिसिस में करेंगे और उसकी सहायता से इन सर्किट्स के जो नोड्स हैं उन पर हम वोल्टेजेस का मान निकालेंगे। मतलब यूज तो करेंगे हम किरचॉफ्स का करंट लॉ और निकालेंगे हम नोड पर वोल्टेज का मान। ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है ना। यहां पर पहले अपन सर्किट ले लेते हैं समझने के लिए। ये हमने हमारा सर्किट बना लिया जिसमें कि हमने जो बॉक्स दिखाए हैं वो क्या है, डिफरेंट इंपीडेंसेस हैं, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, इसलिए हम उसको इंपीडेंस के रूप में ले रहे हैं। Z4, Z5, ये 5 इंपीडेंसेस हमने ले लिए। अब यहां पर जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम ऐसे नोड चुनते हैं जहां पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिल रही हैं। तो यहां पर 3 शाखाएं यहां पर हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। एक एक चीज को ध्यान से सुने। हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे नोड्स ले रहे हैं जहां पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं। ओके, फिर अब यहां पर जैसे आपको ये नोड मिल रहा है, ये और ये तो समान ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कॉमन हो गया ये पॉइंट। तो यहां पर एक नोड को हम रेफरेंस नोड लेते हैं और उसको 0 वोल्टेज से डिनोट करते हैं, राइट। दिस इज योर रेफरेंस नोड।
दिस इज योर रेफरेंस नोड, मतलब निर्देश संधि, राइट। और उसको अपन क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, मतलब जीरो वोल्टेज वहां पर अपन मानते हैं। अब बचे हमारे पास दो नोड, यानी जितने भी नोड होंगे उनसे एक कम, एक तो रेफरेंस नोड की तरह चला जाएगा, मतलब ग्राउंड की तरह चला जाएगा, और बचेंगे बाकी के। तो ये जो दोनों नोड बचे, राइट, इनको अपन कहते हैं प्रिंसिपल नोड्स हैं। ये जो नाम है इनके, ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल नोड्स, मतलब संधि प्रमुख संधि। ओके, तो ये टर्म्स आपने समझ लिए, प्रिंसिपल नोड्स, प्रमुख संधि कौन से हैं, रेफरेंस नोड जो कि अपन ग्राउंड करते हैं और जिसको अपन जीरो वोल्टेज मानकर चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, किरचॉफ का करंट लॉ लगाना है। ओके, तो किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए हम मान लीजिए, ये मान लें कि इस शाखा में से धारा I1 बह रही है, यहां से धारा I2 बह रही है, यहां से धारा I3 बह रही है, यहां से धारा I4 बह रही है, और यहां से धारा I5 बह रही है। ओके, तो ये डिफरेंट धाराएं मान ली। अब हमने यदि इन पॉइंट्स को हम A और B ले लें तो हमें क्या बचा, इसको तो हमने 0 वोल्ट पे मान लिया, ये तो 0 वोल्ट पे हो गया। तो हमारे पास ये दो ही बचे पॉइंट जिन पर कि हमको विभव का मान निकालना है। तो सपोज मान लीजिए यहां पर विभव अपन ले लें VA और यहां पर विभव ले लें VB, और सपोज ये हमारा बैटरी का EMF है E। ठीक, अब हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम। तो किरचॉफ का धारा का नियम हम इस लूप को ले लें यहां पे, ठीक है ना। तो किरचॉफ का धारा का नियम हम यहां लगाएं तो क्या लगेगा, हमने बताया था कि जो धारा अंदर की तरफ आ रही है, ये हमारा पॉइंट है नोड है, तो जो धारा अंदर की तरफ आ रही है उसको हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और जो धारा बाहर की तरफ जा रही है उसको ऋणात्मक लेते हैं। यदि हम इसके लिए इस पॉइंट पर यदि हम किरचॉफ का नियम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर I1, ये तो हो गई अंदर आने वाली धारा, और माइनस I2 क्योंकि ये बाहर जा रही है और ये भी बाहर जा रही है ए नोड से। तो दिस इज एट नोड ए, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब पॉइंट बी पे ले लें क्योंकि ये दो नोड पे अपने को लेना है। तो पॉइंट बी पे लें तो क्या होगा, एट नोड बी अगेन I3 माइनस I4 बाहर जा रही है, I5 भी बाहर जा रही है, माइनस I5 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, मतलब जितने नोड्स हैं उससे एक कम इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यदि 4 नोड्स हमें मिले तो 3 बनेंगी, यदि आपके 3 हैं तो दो यहाँ पे बन गई, और हमें 2 ही अननोन चाहिए यहाँ पे, VA और VB। तो अब हमको इसको जो है कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इस VA E Z1 इनमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो हमने किरचॉफ की धारा के नियम से लिख दिया। तो अब यदि हम यहां देखें तो I1 का मान क्या होगा, I1, नाउ दिस I1 विल बी, यहां पे E है और यहां VA है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ इनके बीच में, E माइनस VA। ओके, दिस विल बी E माइनस VA, और धारा जो होगी डिवाइडेड बाय Z1। तो I1 विल बी इक्वल टू E माइनस VA डिवाइडेड बाय Z1। ओके, I2 क्या हो जाएगा, I2 में यहां पे तो ये VA है, दिस इज VA एंड VB। ओके, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय Z2। So I2 that will be equal to
VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, देन I3 में ये 2 पॉइंट्स हैं VA और VB, तो I3 विल बी इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय Z3। ऑलराइट, तो हमने I1 ले लिया, I2 ले लिया, I3 तीन मिल गए। अब हमको I4 और I5 भी चाहिए, तो I4 will be equal to I4, this is VB and this is 0, so VB minus 0 divided by Z4, and then I5 again same, this is VB and this is 0, so I5 that is equal to VB minus 0 upon Z5। तो ये हमने I1, I2, I3, I4, I5 ये E, VA, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 इनके रूप में लिख लिया, क्योंकि यही चीज हमें दी हुई है। ठीक है ना, हैं? तो अब हम आगे क्या करें? अब यहां पर देखिए कि ये जो हमको दिया हुआ है, यहां पर ये Z1 नीचे आ रहा है, तो इससे हमारी जो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है जब भी कोई भी चीज नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो हम इसको बदल देते हैं। Z1 तो हमारा क्या है? इम्पिडेंस, राइट? तो इसको हम किस में बदल देंगे? एडमिटेंस। एडमिटेंस मीन्स प्रवेशिता। ठीक है, तो यहां पर I1 को हम लिख सकते हैं, I1 विल बी इक्वल टू E माइनस VA इंटू Y1। यहां पर Y1 क्या हो गई? प्रवेशिता हो गई, बिकॉज Z इज इक्वल टू 1 अपॉन Y या Y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z, राइट? तो यहां पर इंपिडेंस की जगह हमने इसको किस में बदल दिया? प्रवेशिता के रूप में बदल दिया। सिमिलरली I2 दैट विल बी इक्वल टू VA इंटू Y2, I3 दैट विल बी इक्वल टू, नीचे लिखना है, बड़ा है थोड़ा सा, चलिए, तो I3 दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Y3, I4 that is equal to VB into Y4, and I5 that is equal to VB into Y5। अब ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। तो यहां पर I1, I2, I3 के मान रखें, तो I1 इज E माइनस VA into Y1, then I2 is VA into Y2, so minus VA into Y2, then I3 that is minus VA minus VB into Y3, okay, that is equal to 0। all right, then another equation, I3 minus I4 minus I5, so this is now I3 is VA minus VB into Y3, then minus I4, so minus VB into Y4, and then minus I5, so that is minus VB into Y5 is equal to 0। ऑलराइट, हमें क्या निकालना है? VA और VB निकालना है। तो हम इन एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे VA और VB के रूप में। तो VA के साथ जितने भी हैं उनको एक तरफ ले लेंगे और VB के साथ एक तरफ ले लेंगे। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या आ रहा है आपका? माइनस VA इंटू Y1, यहां से ये ले लिया हमने, देन दिस इज माइनस VA इंटू Y2, ये हो गया, एंड दिस इज माइनस VA इंटू Y3। तो यदि हम यहां पर VA कॉमन ले लेते हो जाएगा हमारा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इंटू VA। तो अपन इसको सीधा लिख देते हैं, माइनस Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इंटू VA। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? VB बचा यहां पे, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया, सो VB इंटू Y3,
तो प्लस VB इंटू Y3, और ये E को हम दूसरी तरफ ले जाएं, सो दैट बिकम्स माइनस E। ओके, तो इसको यूं ना लिख के अपन सीधा यहां से माइनस साइन हटा देते हैं, यहां पे माइनस लगा देते हैं, सबको -1 से गुणा कर दिया और इसको E लिख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन VA और VB में। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन हम बनाए। तो दूसरी इक्वेशन में आप देखिए, आप VA इंटू Y3, ऑलराइट, और VA का और कोई टर्म है? कोई टर्म नहीं है, राइट। तो दूसरा इक्वेशन बनेगा Y3 इंटू VA। तो ये टर्म ले लिया हमने। अब दूसरा टर्म लें तो ये सब माइनस के, माइनस VB इंटू Y3 माइनस VB इंटू Y4 माइनस VB इंटू Y5, तो माइनस Y3 प्लस Y4 प्लस Y5 इंटू VB, that is equal to 0. So these are the two equations 3 and 4 जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं VA और VB में। इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और VA और VB का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से नोड एनालिसिस, संधि विश्लेषण के द्वारा, जिसमें हमने किरचॉफ का धारा का नियम लगाया और किरचॉफ के धारा के नियम की सहायता से हमने क्या प्राप्त किया? वोल्टेजेस नोड्स पर। नोड्स पर क्या वोल्टेजेस हैं उनको हमने प्राप्त कर लिया, तो अब हमको सब जगह वोल्टेज मालूम पड़ गया। इसको अपन ने 0 वोल्ट मान लिया। ओके, सो दिस इज योर नोड एनालिसिस या संधि विश्लेषण। अब हम चलते हैं अगले विश्लेषण के ऊपर, दैट इज मैश एनालिसिस या पाश विश्लेषण। ओके, मैश एनालिसिस, पाश विश्लेषण। ऑलराइट, पाश विश्लेषण में हम क्या करते हैं? हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, मतलब लूप लेना पड़ेगा पूरा, कंप्लीट बंद लूप। बंद लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेजेस हैं उनका मान 0 होता है, ये अपन ने देखा। यदि हम एक दिशा में चलें, उसके एक ही दिशा में चलें, तो जितने भी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हैं, ठीक है ना, विभव और विभवांतर, उनको सबको हम योग करें तो उसका मान लूप में 0 आना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है। और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि विभिन्न शाखाओं में धारा के मान क्या हैं वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? नोड एनालिसिस में हमने किरचॉफ का करंट लॉ इस्तेमाल किया और क्या निकाला? नोड्स पर वोल्टेजेस निकाले। यहां पर हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे और क्या निकालेंगे? विभिन्न शाखाओं में जो धारा बह रही है उसका मान हम निकालेंगे। तो आइए सर्किट बनाते हैं। उसी तरह का सर्किट ले लेंगे। ये विभिन्न इंपिडेंस हो गए हमारे। ये हमारा ईएमएफ का सोर्स हो गया। दिस इज योर Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5। सर्किट तो वैसे ही हो गया, सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। परंतु यहां पर हम अब क्या लेंगे? लूप में धारा, लूप में, ठीक है ना।
तो वो एक्चुअल धारा नहीं है, एक्चुअल धारा तो अपन निकालेंगे शाखाओं में, परंतु हमको जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है तो हमें पूरे एक एक लूप लेना पड़ेगा। एक लूप हम ये ले लेंगे, एक लूप ये ले लेंगे, एक लूप ये ले लेंगे। और मान लीजिए इसमें से बहने वाली धारा है IA, इससे बहने वाली धारा IB और इससे बहने वाली धारा IC। ओके, तब हम एक एक लूप के लिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। कौन सा? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर डिफरेंट लूप्स। अब मान लीजिए लूप ए ले रहे हैं अपन, ए मान लिया अपन ने इसको, लूप ए। तो लूप ए के लिए सपोज दिस इज E, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो मैंने आपको बताया था जब हम ऋण से धन की तरफ चलते हैं, है ना, ठीक है, तो इसको अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो हम हमारे काम को आसान बनाने के लिए उल्टा कर लेते हैं। तो हम कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी अपन फॉलो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ऋण से पॉजिटिव की तरफ जाने को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ऑलराइट, जिससे कि हमारे जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां पर इसमें से धारा कितनी बह रही है? IA, दिस इज IA, तो IA इंटू Z1। चलिए लिखते हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया IA इंटू Z1। ठीक है, इसमें से जो धारा बह रही है IA तो इस डायरेक्शन में है और IB इस डायरेक्शन में है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो IA तो इस तरफ, ये IA हो गई और ये IB हो गई, तो इनका डिफरेंस है। तो चूंकि हम इस लूप को ले रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे IA माइनस IB। ऑलराइट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? IA माइनस IB। तो दिस इज प्लस IA माइनस IB इंटू Z2, इंटू Z2। ऑलराइट, एंड देन इसको हमने कहा था कि अब हम इसको माइनस लेना पड़ेगा अपने को, तो ये हमारा हो गया माइनस E दैट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लें। तो अब दूसरी इक्वेशन में, चलिए इसको तो ऐसे ही रन देता हूं। ये लूप है, लूप B, लूप B। ठीक है, लूप B को हम कैसे लिखेंगे? यहां से ले लें, तो Z3 इंटू IB है, तो IB इंटू Z3 प्लस, अब यहां क्या होगा? IB इस डायरेक्शन में जाएगी, IC इस डायरेक्शन में जाएगी, तो दिस विल बी IB माइनस IC। तो प्लस IB माइनस IC इंटू Z4। ओके, एंड देन Z2 से IB इस डायरेक्शन में और IA इस डायरेक्शन में। अब यहां पर हम IB माइनस IA लेंगे क्योंकि ये लूप ले रहे हैं। इस लूप को लिया था तो हमने IA माइनस IB लिया था, अब यहां पर IB माइनस IA। ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइट। सो प्लस IB माइनस IA इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू 0। ये दूसरे मैश के लिए हो गया। पहले मैश के लिए, हाँ इसको मैश ही लिख लें क्योंकि अपन मैश एनालिसिस कर रहे हैं ना, छोटा, ये पूरा एक छोटा भाग ले रहे हैं, तो अपन इसको मैश लिखें ना कि लूप। लूप तो है ही पर अपन मैश लिखेंगे, वो ज्यादा करेक्ट। दिस इज मैश, देन मैश C। ठीक है ना, तीसरे मैश के लिए, तीसरे मैश के लिए लिखते हैं, क्या होगा? यहां पे आ गए अपन, तो IC इंटू Z5, IC इंटू Z5, और फिर ये घूम के इधर तो IC और इधर IB है, तो IC माइनस IB है ना, जैसे यहां लिखे उसी तरह से, प्लस IC माइनस IB। IB माइनस IC मत लिख दीजिएगा, IC माइनस IB इंटू Z4 दैट इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो ये हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? हमको IA IB IC निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम IA IB IC के टर्म्स एक साथ करेंगे। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं। इस इक्वेशन से हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। यहां पे IA इंटू Z1 है, यहां पे IA इंटू Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 इंटू IA, तो Z1 प्लस Z2 इंटू IA।
ओके, ये ले लिया हमने और ये ले लिया। देन -Z2 इंटू IB, तो -Z2 इंटू IB एंड E हम दूसरे साइड ले लें, तो दैट इज इक्वल टू E। ओके, देन मैच बी को ले लें। मैच बी में IA का टर्म कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो पहले IA का टर्म ले लेंगे, सो दैट इज -Z2 इंटू IA। ऑलराइट, देन IB देखिए Z3, ये तो अपन ने ले लिया, Z3, Z4 एंड Z2। ओके, तो Z2 भी हमारे पास है, Z4 भी हमारे पास है, Z3 भी हमारे पास है, तो इसको अपन ने लिख लिया प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इंटू IB। ऑलराइट, देन IC is minus Z4 into IC, that is equal to 0। ओके, तो हमारा इक्वेशन कौन सा? दूसरा, यहां से ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन भी लिखें इसी तरीके से। तीसरा इक्वेशन, IA का कोई टर्म नहीं है तो छोड़ देते हैं IA का टर्म यहां पे। IB इज माइनस Z4 इंटू IB। ऑलराइट, देन IC Z4 प्लस Z5 प्लस Z4 प्लस Z5 इंटू IC, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम देखिए इसको किस तरह से, अब हमको ये जो इक्वेशन मिली है इसको हम किस रूप में लिखेंगे? डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। अब हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको IA, IB और IC इनके मान ज्ञात करने हैं, फिर उनके बाद हम शाखाओं के मान ज्ञात करेंगे। तो IA, IB, IC का मान ज्ञात करना है, तो अब हम इसको जो है, ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई, 1, 2 एंड 3। तो अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अब हम इसको यहां से हटा देते हैं और देखिए अब हम इसको लिखते हैं इस तरह से। ऑलराइट, तो इसको लिखने के लिए डिटरमिनेंट के रूप में आप लोगों ने पढ़ा है IA, IB एंड IC, क्योंकि हमको इन तीन मान निकालने हैं, और ये हो जाएगा मैट्रिक्स के रूप में। IA का मल्टीप्लायर है Z1 प्लस Z2, IB का माइनस Z2 और IC का कुछ नहीं है तो 0। ओके, देन यहां पर सेकंड इक्वेशन में IA का मल्टीप्लायर है माइनस Z2, इसका है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 एंड देन माइनस Z4, एंड देन यहां पे IA का 0, दिस इज योर माइनस Z4 एंड दिस इज Z4 प्लस Z5। ये मिल गया आपको, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू, अब क्या बचा यहां? E0 0, तो दिस इज योर E0 0। राइट, अब इसका यूज खत्म हो गया, हमने इसको इसके रूप में लिख लिया। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये जो हमारा बीच का जो मैट्रिक्स, ठीक है ना, उसको कुछ रूप देते हैं यहां पे। तो दिस इज I1, I2 एंड I3। इसके लिए लिखते हैं अपन Z11, Z12 एंड Z13। यहाँ पे Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33, E0 0।
और इनको हम अब डिफाइन करते हैं। पहला Z11, Z11 क्या है? Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। क्या दिख रहा है आपको? Z1 प्लस Z2। जो फर्स्ट मैश हमने लिया, पहला पाश, उसकी प्रतिबाधा Z1 प्लस Z2 क्या हो गई? इंपिडेंस ऑफ द फर्स्ट मैश। ठीक है, so this is your impedance of first mesh। ठीक है, तो पहली मैश की प्रतिबाधा। उसके बाद लें इसको Z22, Z22 that is your Z2 plus Z3 plus Z4। ये क्या होगी? ये देखिए दूसरा पाश, Z2, Z3, Z4 ये दूसरे पाश की प्रतिबाधा होगी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? इंपिडेंस ऑफ सेकंड मैश, द्वितीय पाश की प्रतिबाधा। ठीक है, फिर Z33 ले लें, Z33 दिस इज Z33 दैट इज इक्वल टू Z4 प्लस Z5। Z4 प्लस Z5 क्या हो गया? तृतीय पाश, है ना, इंपिडेंस ऑफ द थर्ड मैश या तृतीय पाश की प्रतिबाधा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंपिडेंस ऑफ थर्ड मैश। ओके, ये तो अपन ने Z11, Z22, Z33 इनके लिए ले लिया। अब हमारे पास बाकी टर्म्स भी तो बचे हुए हैं ना। ठीक है ना, तो उनको ले लेते हैं। अब ये टर्म ले लें, ये क्या है? Z12, Z12 दैट इज इक्वल टू माइनस Z2, Z12 इज इक्वल टू माइनस Z2। अब देखिए 1 ये है और 2 ये पहला पाश, ये दूसरा पाश। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में Z2 आ रहा है। ठीक है, और इसलिए उसको और माइनस में आ रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रतिबाधा। मैश 1 और मैश 2 के बीच में म्यूचुअल इंपिडेंस है। मैश 1 और मैश 2 के बीच में म्यूचुअल इंपिडेंस, म्यूचुअल इंपिडेंस, म्यूचुअल इंपिडेंस बिटवीन मैश 1 एंड 2। म्यूचुअल का मतलब क्या? सॉरी, पहले गलत है, म्यूचुअल, राइट। म्यूचुअल का मतलब क्या है? अन्योन्य। म्यूचुअल का मतलब अन्योन्य, अन्योन्य प्रतिबाधा है। अन्योन्य प्रतिबाधा किसके बीच में? मैश 1 और मैश 2 के बीच में। फिर ये लेना जीरो, जीरो क्या हुआ आपका? ये Z13, Z13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 है और ये 3 है, इनके बीच में तो कोई रिलेशन बैठा ही नहीं इनके बीच में। ठीक है ना, तो इसलिए Z13 हमारा 0 है। तो ये हो गई आपकी अन्योन्य प्रतिबाधा किसके बीच में? मैश 1 और 3 के बीच में। सो दिस इज अन्योन्य प्रतिबाधा बिटवीन मैश 1 एंड 3। ऑलराइट, क्लियर? नाउ कौन सा रह गया अब हमारा? ये ले लिया हमने Z12, Z13। नाउ Z21, नाउ Z21। ओके, so what is Z21? Z21 is equal to minus Z2। Z21 अगेन द सेम थिंग, 2 और 1 के बीच की प्रतिबाधा। मतलब अपन यहां लिख सकते हैं कि Z12 इज इक्वल टू Z21, Z12 इज इक्वल टू Z21 इज इक्वल टू माइनस Z2। तो ये हो गई आपकी म्यूचुअल इंपिडेंस बिटवीन मैश 1 एंड 2। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको ले लें Z23, Z23 इज इक्वल टू माइनस Z4। तो इसको लिख लें Z23, Z23 इज इक्वल टू माइनस Z4। तो ये क्या हुई? Z23 सेकंड और थर्ड मैश, इनके बीच की प्रतिबाधा, तो दैट इज Z4। ठीक है, तो Z23 इज इक्वल टू माइनस Z4, ये हो गया आपका म्यूचुअल इंपिडेंस
mutual impedance between mesh 2 and 3, between mesh 2 and 3. So that is your Z23. Then Z31 is 0, so this is equal to Z31. Again 3 और 1 के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, right? So that becomes 0. Then Z32 is minus Z4, so this is again minus Z4, so this is also equal to Z32. 3 और 2 के बीच में प्रतिबाधा, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिख लिया, ये चीजें आपने समझ ली कि ये इंपिडेंस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हमको I1 I2 IA IB और IC का मान निकालना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। ये हमारा हो गया, अब हमको इस रिलेशन को रखना है क्योंकि हमको इससे कैलकुलेशन करनी है, तो हम इसको एक बार हटा देते हैं। ऑलराइट है। तो अब हमको जब इसको निकालना है तो क्रैमर्स रूल होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उसका हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए ये मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे अपन लिख दे रहे हैं डेल्टा Z इक्वल टू दिस, डेल्टा Z इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और जब हम I1 का मान निकालना चाहते हैं तो हम किस तरह से इसको करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा 1 इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस करते थे जो हमारा E00 कॉलम था, यहाँ पे E00 है ना, ऐसे कॉलम था आपका E00, इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते, यहाँ जो पहला कॉलम है इसको हटा देंगे, इसकी जगह हम E00 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आपका E00 और ये हो जाएगा माइनस Z2 एंड देन दिस इज 0, दिस इज Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, this is minus Z4, this is minus Z4, this is Z4 plus Z5, ये ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको डेल्टा 1 मिल जाएगा। तो हमारा जो I1 होगा, सॉरी IA जो होगा, IA that will be equal to डेल्टा 1 upon डेल्टा Z, that will be our IA, ठीक है। अब हमको IB निकालना है, तो IB निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डेल्टा 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दिस इज डेल्टा 2। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की बजाय सेकंड ले लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 0 एंड दिस विल बी E00। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा IB दैट इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z, ठीक है। और उसी तरीके से हम डेल्टा 3 निकाल कर IC निकाल सकते हैं, दिस इज डेल्टा 3। हम मान लीजिए निकालें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 एंड माइनस Z4 एंड दिस विल बी योर E00, ओके। So your IC that will be equal to delta 3 upon delta Z। तो इस तरह से हमने IC निकाल लिया। IA, IB और IC ये तीनों हमारे पास आ गए। अब जब ये तीनों आ गए तो अब हमको इनसे बहने वाली शाखाएं हैं, इनसे जो बहने वाली धाराएं हैं वो यदि हमको प्राप्त करनी है, तो सपोज मान लीजिए इसमें से बहने वाली धारा I1 है, इसमें से बहने वाली धारा I2 है, मान लीजिए इसमें से बहने वाली धारा I2 है, अंदर लिख रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, और इससे बहने वाली धारा I3, यहां से बहने वाली धारा I4, दिस इज योर I4 बहने वाली धारा, और इससे बहने वाली धारा I5, ओके।
तो हमारा I1 क्या हो जाएगा, I1 तो IA हो जाएगा। सो आवर I1 will be equal to IA, राइट। देन I2, अब I2 में क्या है, I2 इस दिशा में है तो IA भी इस दिशा में है और I भी अपोजिट दिशा में है, तो I2 will be equal to IA minus IB, ओके। देन I3 में कौन सी धारा जा रही है यहाँ पे, IB, और तो कुछ है नहीं, सो I3 will be equal to IB। देन I4 में IB ऐसे और IC ऐसे, सो I4 will be equal to IB minus IC, एंड देन I5 में IC, so I5 that is equal to IC. So this is how we can find the currents which are flowing in different branches of this circuit. अलग अलग शाखाओं में जो धाराएं बह रही हैं उनका मान हम इस तरह से इसमें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। So this was all about node analysis and mesh analysis. ये इसको आप अच्छी तरह से करें, इसका यूज करेंगे, आगे यूज आएगा, तो इसको ध्यान रखें और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। एक अलग से 2-3 लेक्चर हम लेंगे जिनमें कि हम इनके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं किरचॉफ्स लॉ पे जो बेस्ड हैं, जो आपके नोड एनालिसिस पे और मैश एनालिसिस पे बेस्ड हैं, वो भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारी इस पूरी सीरीज में ये चलता रहेगा, ओके। तो ये कुछ बुक्स थी जो मैंने बताई आपको, जो आप रेफर कर सकते हैं दूसरे आपके पेपर्स के लिए। ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है जो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, ये उसके फीचर्स हैं। और अंत में अगेन, जैसा मैं हर वीडियो के बाद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको अब ये जो सीरीज चल रही है, वीडियोस चल रहे हैं आपके लिए, एजुकेशनल वीडियोस आपके सब्जेक्ट के, वो आपको मिलते रहें, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि नहीं किया अभी तक तो अभी तुरंत इसको आप सब्सक्राइब करें, भूलें नहीं। अंत में थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अब अगले लेक्चर में मिलेंगे।